दिलशाद साहब ये बताएं कि ये जो गवर्नमेंट को आईनी तरमीम करनी पड़ी, ये क्यों करनी पड़ी सर? इसकी क्यों जरूरत पेश आई? आप क्या समझते हैं? पहले तो सबसे बड़ी बात है जो आपका चार्टर है, जो एक अवाम का और गवर्नमेंट का या स्टेट का वो आइन है। मेरा सवाल ये, इस आईनी तरमीम में अवाम की जिक्र कहाँ है, अवाम की बात कहाँ है? ये तो एक पिलर ऑफ द स्टेट है, वो उनका पुश पुल चल रहा है। मेरा बुनियादी तौर पे मकसद गुफ्तगू करने का भी यही था, और इस आपने जो सवाल पूछा कि अवाम इस जगह कहाँ खड़ी है इस आईनी तरमीम में भी। आपकी तरमीम हुई है, इसमें आपके 2 जजेस थे जो ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो चुके थे। एक पॉलिटिकल पार्टी ने, जो सीनियर मोस्ट जज थे, जिनसे अंदेशा था फॉर्म 47 की गवर्नमेंट का कि वो आएंगे, पीटीआई के यूट्यूबर्स, पीटीआई की मीडिया टीम ने इसको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया कि वो आएंगे, वो ये फैसला देंगे, हम एक रिट पिटीशन करेंगे, उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। और इसकी हिस्ट्री मौजूद है। आप देख सकते हैं कि 2017 में पानामा केस चल रहा था। केस की हियरिंग 2 दिन बाद होती थी और उस हियरिंग के रिमार्क्स टीवी पे पहले बता दिए जाते थे। केस लगने से पहले केस के फैसले हमारे टीवी में बता दिए जाते थे। तो हम देख सकते हैं कि अदलिया को भी अपने अंदर देखना चाहिए कि ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान में साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी साहब की वजह से पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ रेकॉर्ड के केस में। अदलिया की जो एक्टिविज्म है, जो जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय की है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंश्योर करती है इस मुल्क में सिटीजन्स के राइट्स को। उसके अलावा मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर पार्लियामान ने ही फैसला करना है जुडिशरी का भी, तो बैलेंस ऑफ पावर कहाँ चला जाएगा? मैं मानता हूं कि आई बिलीव इन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के अलावा अगर अवाम को इंसाफ मिलना है, तो उनके राइट्स मिलने हैं, दे हैव टू सी सुप्रीम कोर्ट या आपके जुडिशियल सिस्टम को देखना होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले आप मेरे साथ रहिएगा। असद साहब, आपकी तरफ आता हूं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जैसे कि अभी दिलशाद साहब ने कहा कि हमने जजों को जो है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कर दिया सर, और खास तौर पे क्या जो अदलिया था, हमारा पहले रोब दबदबा था या जो उनके पास इख्तियारात थे, वो ना होने की वजह से अब आगे क्या देख रहे हैं आप? सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? जहाँ सब पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। लेकिन इनफैक्ट जैसे दिलशाद साहब ने कहा कि अवाम कहाँ खड़ी है, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि अवाम इसी में खड़ी है, क्योंकि ये इसीलिए किया गया है कि अवाम के जो मुकदमात हैं उनको जल्द अज जल्द सुना जाए। क्योंकि अभी 27 लाख मुकदमात पड़े हैं पेंडिंग में। वो कब होंगे, कब होगा? अगर किसी का 2000 का भी केस है और अगर 2024 में शुरू होगा तो वो कब ख़त्म होगा? इसका मतलब है कि वो ख़त्म हो जाएगा। आपने अक्सर देखा पहले कि कई अफराद पाकिस्तान के अंदर, ये जिंदा मिसालें मौजूद हैं, कई अफराद जिनका फैसला हो गया उनको बाइज़्ज़त तौर पर रहा किया जाता है, लेकिन तारीख ने यह बताया कि वो बंदा पहले ही मर चुका था जेल के अंदर ही। अब उसका हिसाब कौन देगा? उसके खून का हिसाब कौन देगा? इसी तरह जो बेंच बन गया, आईनी बेंच, अब अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 40% दौड़ जो है वो इन पे चला जाएगा और 60% दौड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे चला जाएगा। तो ये अवाम इस पे मौजूद है। अवाम का मौजूद होना इस बात की दलील है कि ये जो आईनी तरमीम की है ये बहुत अच्छी है और आइंदा आने वाले दिनों में इसके खातिर खा नताइज सामने आएंगे। दूसरा जो बात की गई है कि जजेस वाकई वो कंट्रोवर्शियल हो गए थे, इनका इतना बूस्टअप कर दिया। मैं इनसे सवाल करता हूँ जनरल साहब से कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप कहें जी मंसूर साहब आएंगे तो हम ये हो जाएगा, मंसूर साहब आएंगे तो रिलीफ हो जाएगा। क्या मंसूर साहब आपकी तरफ जाएंगे? मंसूर साहब ने फैसले वो करने हैं जो मुकदमात बोलेंगे, जो किताब बोलेगी उस पर उन्होंने फैसला करना। उन्हें ये फैसला नहीं करना कि पीटीआई की तरफ ये फैसला करना है। उन्होंने इंडिपेंडेंट जुडिशरी के अंदर बैठ के इंडिपेंडेंट जस्टिस करना है। और ये सब बातें इनके खिलाफ जाती हैं और यही वजह हुई कि हुकूमत के कान खड़े हो गए। उनका अच्छा ये बात है, आपका पंजाबी कहते हैं मक्कू ठपते हैं, उन्होंने ये आईनी तरमीम लाकर उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन मैं इसके साथ से ये भी बताऊंगा जज साहब कि ये तरमीम जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है, ये आईनी अदालतें ये दुनिया के बहुत से मुल्कों में मौजूद हैं और ऑलरेडी काम हो रहा है। तुर्की की मिसाल में दे दो, तुर्की में ऑलरेडी आईनी अदालतें मौजूद हैं और इसी तरह बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे आईनी अदालतें चल रही हैं। चले अच्छा जंजुआ साहब, मुझे ये बताएं, जैसे अभी इरशाद साहब ने भी कहा है कि चले हमने करना चाहूँगा एक बात। जी बोलो। एक चीज़ ऐड करना तो मैं ये करना चाहूँगा कि इसमें ना बहुत से पॉइंट्स थे आईनी तरमीम में, आपके कुछ पैरास थे 20, जिसमें उन्होंने अपना
खत्म, इंटरेस्ट भी खत्म करने की बात की है, उसमें मल्टीपल चीजें और थी। ऐसे ही मेरा ये है कि लार्जली इस आईनी तरमीम का करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को एक, वो कहते हैं ना कि एक सर्कल में लेके आना था और एक जज का रास्ता रोकना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अपने कंट्रोल में लाना था, पूरी की है, हाँ, उन्हें कंट्रोल में लेके आना था। और ये भी मैं एक आपको बात बता दूं, आज ही मैं इस प्रोग्राम में, आप रिकॉर्डिंग रख लें इस चीज की, कि ये आईनी तरमीम जो मुक्तदरा है उनके गले में पड़ जानी है ये बात, जैसे 18th अमेंडमेंट के बाद। ये क्यों कि पार्लियामान में जब फैसले चले, कि मैं समझता हूँ ये कहीं ना सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, हालांकि इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है फॉर्म 47 की, लेकिन कभी ना कभी तो मुल्क में आपकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी। ये डेमोक्रेसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो टाइम लगेगा सर, बट इसका एसेंस कहीं भी अवाम को फायदा देना सर नहीं था। इसका एसेंस था एक चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना और अपने मनपसंद लोगों को आप करना और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करना। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने कागजात किए हैं अपने एक्टिविज्म के थ्रू, जो है ना, अपने आईनी मामलात को इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इनकरेक्ट किए। पंजाब असेंबली वाला फैसला आप देख लें, आप पनामा का फैसला देख लें, आप मॉनिटरिंग जज वाला फैसला देख लें, वज़ीर आज़म को आप लोगों ने किस तरह फारिग किए पाकिस्तान के। बट स्टिल हर पिलर ऑफ द स्टेट को अपने, जो है ना, दायरे में रहना चाहिए और उसका वाहिद तरीका कार है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें सर। चले, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे अभी जंजुआ साहब ने, चले एक तो हम ये चाह रहे थे कि हम अदलिया को अपने कंट्रोल में लाएं, लेकिन जहां तक अगर अदलिया की बात है तो वो हमेशा मतनाज़ा क्यों रहे हैं हमारे जज, भुट्टो से लेके इमरान खान तक का फासला देख लें। बड़ा सर, मैं आपको आसान बता दूं तो पाकिस्तान की 77 साल की एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान में आइन 73 का आइन बनने से पहले हमारा एक वर्ड यूज होता था जिसे कहते हैं नजरिया जरूरत। नजरिया जरूरत के तहत फैसले होते रहे। 73 का आइन बन गया, फिर मार्शल लॉ के द्वारा। दिलशाद साहब, इसमें मैं आपकी करेक्शन थोड़ी सी कर दूं कि नजरिया जरूरत, तो आपको पता है 73 जो आइन बना था उसके बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो में ये लगा था नजरिया जरूरत का जो आप अगर ना 1954 का 1957 का अगर आप डोगरा केस कुछ फैसले देख लेना तो वो भी नजरिया जरूरत के तहत दुरुस्त सुना है आपने। नजरिया जरूरत एक बेसिकली लार्जर कॉन्सेप्ट है कि आप बता रहे हैं कि आपने आइन की इंटरप्रिटेशन वो करनी है जो आपको उस वक्त में फायदा दे रही है। एक दो केसेस में रेफर कर सकता हूँ, प्रोग्राम का वक्त कम है, लेकिन मैं आगे चलता हूँ। फिर आपके अदवार आए, आपके मार्शल लॉ के अदवार आगे, उसमें एक शिप थी 58(2)B। 58(2)B करती क्या है कि प्रेसिडेंट को पावर देती है कि असेंबलियों को वो तोड़ सकता है। तो पाकिस्तान की सियासत का मेंबर आपका प्रेसिडेंट बन गया था। आप देख लें जितनी गवर्नमेंट्स फारिग हुई हैं 90 की दिहाई में, वो सारी फारिग की आपके प्रेसिडेंट्स ने। अब जब वो हुआ, मुशर्रफ का दौर आया, तो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी होता है और उन्हें पता लगा कि यार जब तक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी या पार्लियामान को हमने मजबूत करना है तो इस शिप को खत्म करना है और डेवोल्यूशन ऑफ आप सूबों को उस तरमीम के बाद आपने जब 58(2)B खत्म किया, प्रेसिडेंशियल पावर जरदारी साहब और जितने भी आपके चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी सिग्नेटरीज थे उन्होंने वापस दे दी। होता क्या है कि उस डेट के बाद आपका सुप्रीम कोर्ट में हमारी सियासत चली गई है। इफ्तिखार चौधरी को देख लें, गिलानी साहब आपके फारिग होते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके अदलिया से फारिग होते हैं। नवाज शरीफ साहब का जो केस था पनामा का क्लासिकल एग्जांपल है कि पनामा केस का फैसला लोगों ने टीवी में 3 महीने पहले सुना दिया था सर, उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। फिर आप देखें पंजाब असेंबली वाला फैसला कि वो आपको मैं कह दूं ना, वो बात करेंगे मदर इन लॉ कोर्ट बन गया था, लाहौर हाई कोर्ट भी। तो हमने फैसले देखे हैं, फैसले आपके टीवी पे पहले यूट्यूबर्स ने सुना दिए और पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी सुना दिए। आप ये तरमीम को देख लें कि तरमीम हो रही है। इस तरमीम में तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा पीटीआई के जितना भी सोशल मीडिया ग्रुप था जो जिन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया हमारे एक बड़े अच्छे सुप्रीम कोर्ट के जज को मंसूर अली। लेकिन मैं दूसरी तरफ से सर मैं ऐड करना चाहता हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे कुछ दोस्त बाप के सेनेटर्स थे, फैसल वाडा साहब और बाकी लोग, जिन्होंने अदारे को भी कंट्रोवर्शियल कर दिया कि जी आपकी आईनी तरमीम बाप का बाप करा रहा है, आपकी आईनी तरमीम वो करा रहा है। तो हम लोगों ने पार्लियामान के फैसले अदारों में मुसल्लत कर दिए और सुप्रीम कोर्ट में लाके डाल दिए। तो ये बुनियादी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जंजुआ साहब। चले फैसल वाडा की क्या बात करूं, आप भी जानती हैं कि वो किस वे से आया है या उसका क्या हो, वो मेरे भाई हैं, मौक़िफ़ क्या है उनका, वो सारे लोग जानते हैं। चले मैं शाह साहब की तरफ दोबारा, शाह साहब आप क्या कहेंगे? जी मैं बड़ा अच्छा कहूँगा जी, जो पार्लियामेंट का भी कंट्रोल है, ये इसमें 3 पिलर जो हैं इस हुकूमत के, वो बहुत अच्छा बैलेंस बन जाएगा। चूँकि आपको पता है, जैसे खुद जंजुआ साहब ने कहा कि मुदाखलत बहुत ज़्यादा थी अदालत की, जैसे पनामा केस की मिसाल दी, इस तरह और बहुत सी मिसालें थी। तो अदालत हर काम में पंजाबी के टांग अड़ाती थी पार्लियामेंट के अंदर, जबकि जैसे कि खुद कहा कि पार्लियामेंट एक सुपर है,
पार्लियामेंट एक सुपर अदारा है, सुप्रीम अदारा है, तो उसको बार बार तंग करती। अभी इन्होंने ये हद मुकर्रर कर दी, जैसे जंजू साहब ने कहा कि हर अदारे की अपनी हद होनी चाहिए, उसके अंदर काम करना चाहिए। अब पार्लियामेंट जो भी बिल पास करेगी, जो भी करारदाद पास करेगी, उसको अदालत जो है डिस्टर्ब नहीं कर सकी। ये नहीं है कि अदालत को कंट्रोल किया गया है, बल्कि तीनों जो आर्मी है, अदलिया है और जैसे आपका हुकूमत है, इसको अपनी हदूद दिखाई गई हैं कि आपने इस हदूद के से बाहर नहीं जाना। और इसलिए अवाम का भी बड़ा अच्छा होगा, जैसे मैंने पहले कहा कि अवाम की उम्मीद है कि अवाम के केस जल्दी सुने जाएंगे और ये जो 27 लाख का बर्डन है वो जल्द अज जल्द खत्म होगा। चले जिंजुआ साहब, अब मैं थोड़ा सा आपकी पार्टी पे आता हूँ। मुझे ये बात बताएं कि क्यों खाकान अब्बासी साहब को अपनी पार्टी बनाने की ज़रूरत महसूस की नहीं हुई। और सेकंड, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में और भी बहुत सी नई पार्टियां बनी। ये अभी जो 8 फरवरी का इलेक्शन था, इससे पहले बहुत सी पार्टियां बनाई गई, लेकिन उनका वजूद बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो आप अपनी पार्टी का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर, मैं पहले बात बताऊं कि जरूरत क्या पड़ी। इसका फैसला आप अगर ना अवाम और आप जो है 8 से लेके 9 बजे का प्राइम शो देख लें, जो आपकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका नैरेटिव क्या है उसमें मुझे बताएं अवाम का जिक्र क्या है। एक पार्टी कह रही है कि उसका लीडर बड़ा चोर है, दूसरी पार्टी कह रही है उसका लीडर बड़ा चोर है। पिछले महीने इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वो 11 दिन बंद रहा बिजनेस के लिए। मुझे बताएं वो धरना हुआ था एक लीडर को निकालने के लिए, उसमें मुझे अवाम की बात फिर मैं पूछता हूं, आपसे बता दें, ये क्या धरना बिजली के ऊपर हुआ था, या क्या धरना गैस के ऊपर हुआ था, या टैक्सेस के ऊपर हुआ था, ये इन्फ्लेशन के ऊपर हुआ था, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर हुआ था, जॉब मार्केट के ऊपर हुआ था, नेपोटिज्म के ऊपर हुआ था, या पाकिस्तान में किसी और चीज के ऊपर हुआ था? ये धरने एक पॉलिटिकल पार्टी, एक शख्सियत परस्ती के ऊपर उन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ भी यही चीज चल रही है। इस सारी चीज में अवाम मिसिंग है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके मैंडेट में जो कुछ भी लिखा हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है अवाम के मामला। यहाँ मुझे एक बात बता दें कि अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम पाकिस्तान का जो वजूद है, ये वो फोरम है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम बनाएंगे, इंशाल्लाह बन भी रहे, कि जिसमें हम अवाम की बात भी कर सकेंगे। और कोर इसमें हमने शख्सियत परस्ती नहीं लेके आनी। इसमें ऐसा नहीं है कि एक राजा बना उसकी बेटी भी आपकी जो है महारानी बन जाएगी। इसमें ऐसे नहीं है किसी घर में सिंध में बच्चा पैदा होता है तो वज़ीर आज़म बनेगा। इसमें हमने हमारे आइन में लिखा हुआ है, जो हमने सबमिट करा दिया इलेक्शन कमीशन में भी, कि कोई बंदा 2 टेन्योर से ज्यादा पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता, और टेन्योर 3 साल का है। उसका बच्चा नहीं आ सकता, उसका फैमिली मेंबर नहीं आ सकता। एक यूनियन काउंसिल सेलेक्टेड बंदा जो है ना 20 साल बाद पार्टी का सरबराह बन सकेगा। तो ये लिखा लोगों ने सब का, हमने अपने आप को बाउंड किया अपने पास लिख के। कल मैं ये फैसले नहीं करेंगे, हमारी पार्टी नहीं करेगी, तो ये लोग इलेक्शन कमीशन में जाके देखो हमारे ऊपर वो केस आ सकता है और इम्पोज किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर से। और आपने देख लिया पीटीआई का, आपने देख लिया अभी अपना फॉरेन फंडिंग केस और उनका इंटरनल इलेक्शन का केस। तो इलेक्शन कमीशन भी फाल है। तो मैं समझता हूँ कि अवाम मिसिंग है। हमने फॉर्मुलेट किए हैं, विल डिस्कस अवामी इश्यूज और इसको आगे मुझे एक और बात बता दें, मैं आज आपके पास ना 1.5 घंटे की तकरीर कर सकता हूँ पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स बताने के लिए। मुझे एक बंदा बता दे सोल्यूशन कौन बता रहा है। आपसे सवाल पूछता हूँ सर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, वो मैं आपकी बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ऐसा ही है कि हर बंदा बस अपना राग गा रहा है। यहाँ पे जितनी भी पार्टियां हैं वो ऐसा ही है। अवाम की बात वाकई ना कोई अवाम के दर्द दुख को समझता है, ना ही उसकी कोई आवाज बनता है हकीकत में। नहीं राजा, मैं थोड़ा सा चले मैं आसिफ साहब से भी जाता हूँ, आप 2 मिनट मेरे साथ क्या कहेंगे? शायद मैं आपसे थोड़ा इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, हुकूमत बहुत अच्छे काम कर रही है। हुकूमत की कारकर्दगी अगर आप देखना चाहें तो पिछले कई महीनों से डॉलर को उन्होंने कंट्रोल किया है, 78, 79, 80 के दरमियान रहता है। ये बहुत बड़ी बात है, चूँकि इसके बारे में कहा जाता था ये 350 तक चला जाएगा, 400 तक चला जाएगा। वाकई इसको दौड़ लगी हुई थी। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें काफ़ी हद तक कम की हैं। ये भी कह रहे थे कि 350 तक चले जाएंगे। और बहुत जो यूट्यूबर जो पीटीआई वाले थे वो कहते हैं अगर 1000 का भी होगा तो हम ये पेट्रोल डलवाएंगे। एक मिनट में थोड़ा सा बता दूं। चलिए आसिफ साहब की बात सुन ले फिर आप। 5 आईपीएस के साथ जो उन्होंने अभी मुआहदा खत्म किया है, ये भी हुकूमत की बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट ने जो 2 महीने रिलीफ दिया है अवाम को, तो अवाम के साथ हुकूमत जो है उनके दर्द को समझ रही है, उनका पैरामीटर बना रही है कि इसको किस तरीके से बेहतर रिलीफ दिया जाए। जी जी साहब क्या कहें? सर अच्छा है सर, आपने पेट्रोल की बात की तो मैं बता दूं, पेट्रोल का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है सर। ये इंटरनेशनल प्राइसेस है ब्रेंट और क्रूड की जो गिरी है, और ये ब्लेसिंग है। ये दोबारा $120 पे चला गया ना ब्रेंट, तो हम 400 रुपए का भी पेट्रोल पाकिस्तान में डलवाएंगे। अब बात करते हैं डॉलर की।
सर पाकिस्तान के पास, जो मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मैं बेसिक बात बता दूं, पाकिस्तान ने इस फाइनेंशियल ईयर में 25 अरब डॉलर रिटर्न करने हैं और हमारी करंट कैपेसिटी 11 अरब डॉलर की है। तो आप ये देख लेंगे जब हम फॉरेन अदायगियां करें तो डॉलर का रेट कहाँ जाएगा। अब बात कर लेते हैं सर गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस की। आप ये देखें कि एक इनकम वाले बंदे के ऊपर 40% टैक्स इंपोज कर दिया गवर्नमेंट ने, वहीं गवर्नमेंट 60% आपका जो ऑपरेशनल बजट है वुज़रा का वो बढ़ा देती है। 600 अरब रुपया इन्होंने पीएसडीपी का फंड रखा है। 600 अरब रुपया यानी कि एमएनए मनपसंद लोगों की गलियां और नालियां बनाएंगे। अपने अखराजात बढ़ा दिए, अवाम पे बोझ डाल दिए। मेरा सवाल ये है, अगर अवाम पे बोझ डालना है आपने इतने हैवी टैक्सेशन के थ्रू, और एक अपफ्रंट टैक्स करने के बाद मैं बिजली के बिल में भी 10-12 टैक्स दे रहा हूँ, पेट्रोल में भी टैक्स दे रहा हूँ, मैं हर चीज पे दे रहा हूँ, इन्होंने अपने अखराजात क्यों बढ़ाए 24% से? मैं सवाल पूछता हूँ ना, ये जो आपकी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपनी टैक्सेशन क्यों बढ़ाई है? इन्होंने अपने अखराजात क्यों बढ़ाए हैं? इन्होंने पीएसडीपी में इनका इतना था ना, बिजली आप मुझे बताएं 64 रुपए का आपने कर दिया है, अपना यूनिट कर दी है आपने। उसके दौरान अगर ये 300 अरब रुपया पीएसडीपी से कट करते तो अवाम को 20 रुपए पर यूनिट की रिलीफ दे सकते थे। इन्होंने लेकिन वोट लेने थे, गलियों नालियों के लिए इन्होंने एमएनए की शैम स्कीम्स के लिए उन्होंने पैसे रखे। तो इनका अगर प्रायोरिटी होती ना, इनकी प्रायोरिटी भी सिर्फ अपना पब्लिक में ना इमेज बेहतर करना है। ये मेट्रो की फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो है ना, इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है सर, ना इनका पब्लिक से कोई किसी किस्म का इंटरेस्ट। दिलशाद साहब देखें, ये परसेप्शन क्रिएट अच्छी कर लेते हैं। दिलशाद साहब ये देखें, जब वावेला किया जा रहा था कि ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, IMF को लिखा जाता था कि इनको लोन ना दीजिए, वो हालात देखें और आज के हालात देखें। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत काफ़ी एस्टेब्लिश है और मज़ीद एस्टेब्लिश होगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं इस पार्टी के जो खामियां वो भी भारत अपनी जगह मौजूद है, जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। लेकिन शाह जी ये भी तो देखे ना, जैसे अभी बिजली के बिलों की बात हो रही है, अभी तो वो नए मीटर आ गए हैं, व्हाइट मीटर, आपको पता है उस पे क्या ग्रीन एक नई कंपनी को ठेका दिया गया है ना। मेरा सवाल ये है कि आप ना गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को छोड़ दे सर, आप एक काम करें, आपका जो कैमरा मैन है उससे पूछें वो 30-40 हजार रुपए में गुजारा कैसे कर रहे हैं। 50-50 हजार 60 हजार बिल आ रहे हैं, लोगों ने बच्चों को स्कूल से उठा दिए, लोग अपने घर के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। मैं शाह साहब से यही सवाल करने जा रहा हूँ। रियल स्टेट मैं टैक्स अपना ज्यादातर 40% टैक्स कटा रहा हूँ। मैं अपने पेट्रोल के ऊपर आप बोलते PDL 40 से 50 रुपए है। उसके अलावा अगर पेट्रोल प्राइसेस की ये बात करें ना, कम हुई है, वो इंटरनेशनल मार्केट का रिलेशन है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे। तो ये गवर्नमेंट को जो क्रेडिट ले। अच्छा एक और बात करता हूँ, उन्होंने एक वावेला बचाया था, वो कहते हैं जी हमारी जो है ना पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम हो गई है। अब मैं उसमें भी बात कर देता हूँ। सर आपको पता है कि इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, आपकी इन्फ्लेशन जो है यानी कि आपकी महंगाई की जो तनासब है जिस हिसाब से बढ़ रही थी। जंजा साहब क्वेश्चन एजाज साहब ने ये किया था कि आपकी पार्टी का क्या मौकफ है, क्या लाहे अमल है, आइंदा जब आपकी पार्टी आएगी तो क्या तरजीहात आपकी पार्टी की होंगी? आप सवाल ये किया था एजाज साहब ने। मैं आपसे बड़ा सिंपल सी बात करूंगा। हम लोगों ने पार्टी में एक नॉर्मल जो तंजीमें थी, हमने इंटरिम में, जिस तरह तनवीर रशाद खान अब्बासी साहब है, मिफ्ता साहब हमारे एक सेक्रेटरी हैं, रीजनल कमेटीज में भी लोग मौजूद हैं, हमने एक थिंक टैंक बनाया। थिंक टैंक का पहला पेपर रिलीज किया वुमेन डेवलपमेंट में। पाकिस्तान की 50% आबादी वुमेन है। हम लोग अगले 6 से 8 महीने में हर सब्जेक्ट के ऊपर अपने पोजीशन पेपर्स, और हमारे पास टॉप नॉच रिसर्चर्स, इंटरनेशनल क्रेडिबल लोग और इधर लोकल लोग भी हैं, हम अपने पोजीशन पेपर सामने रखेंगे, हम सोल्यूशंस रखेंगे। हम ये नहीं बताएंगे ये प्रॉब्लम्स हैं, हम वे फॉरवर्ड देंगे, और वो वे फॉरवर्ड ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। पाकिस्तान ने अगर आज आगे जाना है तो पाकिस्तान में हर बंदे को आईनी हदूद में आना पड़ेगा। ठीक हो गया जंजूआ साहब, चले मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। शाह जी आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में जो भी नई पार्टी बनती है, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसी पार्टीज थी जो आगे तक गई हैं या कामयाब हुई हैं जब तक एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। तो आप इनकी पार्टी को कैसे देखते हैं? ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट का हर पार्टी में होता है और हर पार्टी उसी तरह आती है और ये सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन इनकी पार्टी जो बनी है, अभी तक इनके काफ़ी महीने हो गए इनको बने हुए, लेकिन अभी तक इन्होंने मेंबरशिप शुरू नहीं की है। जब तक मेंबरशिप शुरू नहीं करेंगे तब इनकी पार्टी की स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी। और इसी तरह जैसे मैंने बात की कि इनका क्या प्रोग्राम महंगाई की वजह से नहीं, खाली नारों में या खाली लिखने में नहीं है, ये किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे जब तक ये हुकूमत में नहीं आएंगे। वन थिंग इज़, दूसरा ये है कि 300 से ज़्यादा पार्टियाँ इस वक्त मौजूद हैं, इनकी पार्टी आके क्या करेगी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर पार्टीज?
क्यों झुंझुनू साहब? सर मैं अगर इलेक्शन कमीशन का इन्होंने नंबर बता दिया 300 पार्टीज का, तो देखा जाए तो 4, 5 या 10 पार्टीज आप कह सकते हैं एक्टिव हैं। पार्टीज हैं जो रन कर रही हैं। उसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की बातें छोड़ दें, कुछ तो पार्टी ना सर जहांगीर तरीन के जहाज ने बनाई है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो आपका जब जंजा साहब आपने बड़ी अच्छी वो तो बात वो- की है। वो- जंजा साहब मैं वो- कट करूंगा जहांगीर तरीन की आपने बात की, तो उसका तो एमएनए सॉरी मेरी बात सुने, उसके एमएनए मौजूद है पार्टी के अंदर। को बुलाया जाए तो उसके गले में जो है ना वो डाल दिया जाए अपना झंडा पार्टी का, ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। या उसकी पार्टी के हुक्मरान इस वक्त पार्लियामेंट में और हुकूमत में मौजूद हैं। जी सर, ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के जो है ना कुछ लोग अभी हुकूमत में मौजूद हैं। तो चले उसको आप खाली पार्टी ना कह सकते। जहांगीर तरीन साहब ने ऐसी पार्टी बनाई है, आखिर एक पार्टी का कुछ हिस्सा इस वक्त हुकूमत के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। आपको एक हल्के की मैं बात बता देता हूँ उस पार्टी की, वो मेरे भाई हैं ओन चौधरी साहब, जो नवाज शरीफ का हल्का था सर। मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा सियासत देखता है और आपने इलेक्शन जिसने फॉलो किए ना सर, वो क्रिटिकल एग्जाम्पल है। मुझे बता दें कि 1,60,000 वोट लिए ओन चौधरी साहब ने, जो फॉर्म 47 के मुताबिक लिए हैं। हम तो फैक्ट की बात करें, इस वक्त जो फैक्ट्स हैं उसकी बात करें सर। फैक्ट्स सर देखिए ना, पाकिस्तान में तकरीबन हर इलेक्शन चोरी हुआ है, मैं मानता हूँ आपकी बात। वो उनकी पार्टी उधर मौजूद है, पार्टी का रास्ता रोकना था, भी अपनिज्म की तरफ लेके चले गए, तोड़ फोड़ की सियासत स्टार्ट कर दी। पाकिस्तान की ये हकीकत है, अवाम कहीं खड़ी नहीं है। अगर वो अवामी पार्टियों पर बैठे हुए नुमाइंदे बैठे हुए, मुझे उनमें से एक बंदा बता दें, आप एक बंदा बता दें जो अहलियत रखता है उन पार्टियों में से भी, उन लोगों में से भी जो सबसे मकबूल सियासी जमात है, जिनको कहते हैं उनका बानी तरीके इंसाफ अंदर है, आप मुझे बता दें उनकी भी जब गवर्नमेंट आई तो अली मीन गंडापुर और मुराद सईद इनको मिले थे अपना वजीर बनाने के लिए। मुझे बता दें क्या कैपेसिटी क्या है उनमें। तो मैं समझता हूं, आज देख लें पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज में से बता दें, पाकिस्तान में अगर डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है तो वो माशाल्लाह हमारे बड़े भाई मोहसिन नकवी साहब हैं। वो फैसले कर रहे हैं इस मुल्क के, वो किधर से इलेक्टेड है सर। आपके अगर टीवी पे आके अगर कोई गुफ्तगू करता है पॉलिटिकल, तो वो हमारे अच्छे भाई ये फैसल वाडा। लेकिन झुंझुनू साहब चले, इन सारी बातों का अगर हम निचोड़ लें तो ये सारी कड़ियां आपको भी पता है कहाँ जाके मिलती हैं। हुकूमत तो इस वक्त मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब भी नहीं कर रहे। जो लोग जिनके फैसले इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, जो पीछे चला रहे हैं, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मेरा यही आपसे सवाल था कि उन लोगों के बगैर आप अपनी पार्टी का फ्यूचर कैसा देखते हैं? एजाज साहब, मैं अगर कमजोर हूँ ना और मैं कॉम्प्रोमाइज दूंगा तो मैं अपना सर पेश करूंगा उधर जाके। मुझे तो किसी का फोन नहीं आया। हमारी पार्टी में तो पार्टी का नाम रजिस्टर, हमें तो किसी ने तंग नहीं किया। और आप ये देख लें, मेरे शायद सबसे गुफ्तगू भी हुई, 8 से 9 महीने वो वज़ीर आज़म रहे पाकिस्तान के। उनका किस किस्म का वो उनके साथ रवैया था, लाजमी नहीं है। ये आप ना सिंबल ऑफ वीकनेस बना दिए कि हम लोग हर चीज में उनको इन्वॉल्व कर देते हैं। हम लोगों ने, सियासतदानों ने अपनी कमजोरियां करने के लिए उनको ड्रैग करते हैं। पीटीआई भी यही करती रही, वन पेज के नारे लगाती रही, ये आके बाप का बाप की बात करते रहे। और देख लें इस मुल्क का निजाम क्या है। हकीकतन हम लोग सियासतदानों अकल के नाखून लिखें, अपने फैसले पार्लियामान में करें, सुप्रीम कोर्ट को और उनको इससे आजाद करें। वो भी मैं सच्ची बात बताऊं, जितना मैं आपकी करंट रेजिम को जानता हूं, जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट की भी है, दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स सर। लेकिन ये हम लोग खुद ड्रैग करते हैं सियासतदान पर उनको। यही तो हमारी गलती है कि हम अदारों को, हमारा ये मसला हो गया है। जनरल साहब आपकी पार्टी में सिर्फ मुफ्ती साहब नजर आ रहे हैं और शायद खाकान अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा चेहरे नजर नहीं आ रहे कि आपकी पार्टी के। हमारे पास सरदार महताब अब्बासी साहब हैं, ज़हीम कादरी साहब हैं, हमारे पास फातिमा आतिफ साहब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है हमारे। आप हमारी वेबसाइट में चले जाइए, एक सेंट्रल कोर कमेटी 18-20 मेंबर्स हैं उनके, उसके अलावा रीजनल कमेटीज में भी हैं। तो देयर सो मेनी नेम्स। और दूसरी बात ये है, कुछ लोग ऐसे हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आज प्रोग्राम में ना एक पॉइंट भी दे जाता हूँ, अगले 6 महीने में 20 से 30 बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन लोग, हमारी प्रेफरेंस इलेक्टेबल्स हो भी तो हमने नीट एंड क्लीन लोगों को, हम इलाके का दूसरा तीसरा बंदा ले लेंगे, लेकिन उसकी प्रोफाइल क्लीन हो। हम कंट्रोवर्शियल बंदा, हम लोग ऐसा बंदा जिसका एक बैगेज है डैमेज करने का, वो नहीं लेंगे। तो ये इंशाल्लाह यूल सी हमारा काफी वर्किंग हो चुकी है मेंबरशिप में भी और पार्लिमानी सियासत के लिए
कॉन्स्टिट्यूंसी के हल्कों के हवाले से भी। बिल्कुल ठीक है जजुआ साहब, वक्त हमारे पास बस बिल्कुल चंद फ्यू सेकंड रह गए। असद साहब क्या कहेंगे इख्तितामी लफ्जों में, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं जनरल साहब के जो एक्सपर्ट आपने बताई है, एक्सपर्टीज बताई है, वो ठीक बताई है, लेकिन बाहर हुकूमत से इख्तलाफात इनके जमाती तौर पे हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 IPPC के माहदे ख़त्म हो चुके हैं और आइंदा चंद दिनों में कुछ माहदे और ख़त्म होने हैं, तो महंगाई का जोर टूटेगा और बिजली के बिल कम होंगे और इसी तरह बाकी जो दादोशुमार हैं महंगाई के वो कम होते चले जाएंगे। जजुआ साहब आप आखिर में क्या कहेंगे, पब्लिक को क्या पैगाम? तो यही कहूंगा कि मैं बताऊंगा जिस चीज का क्रेडिट ये ले रही है, गवर्नमेंट ले रही है, मैं समझता हूँ सारे गिमिक्स हैं सर, ये न्यूमेरिकल गिमिक्स कहते हैं इनको। हकीकत में मैं समझूंगा हुकूमत की कारकर्दगी तब बेहतर है जब एक एवरेज लोगों का रहन सहन, उनकी जो कमाई है उसके अंदर आ सके। जनरल साहब आटा 160 था, अभी आटा 110 में मिल रहा है। रिलीफ मिलेगा, मैं किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेस को नहीं मानता सर, मैं बिल्कुल इस चीज को रद्द करता हूँ। चले जजुआ साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में समय टाइम दिया। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने मेरे दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, फैसला आप पे छोड़ देते हैं। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।